प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम पार्ट 1 बीकॉम प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे और आज इसी को जारी रखते हुए व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट यानी लगान का निर्धारण। लगान क्या होता है, उसका निर्धारण किस प्रकार होता है। विद्यार्थियों, लगान यानी रेंट, किस प्रकार से रेंट डिटरमाइन होता है, लगान का निर्धारण किस प्रकार से होता है, लगान होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या सिद्धांत हैं। विद्यार्थियों, साधारण बोलचाल की भाषा में लगान शब्द का तात्पर्य उस भुगतान से होता है जो कि भौतिक वस्तुओं जैसे मकान, खेत, साइकिल, यंत्र आदि के उपयोग के प्रतिफल स्वरूप उसके स्वामी को दिया जाता है। ये तो एक साधारण अर्थ हो गया लगान का। साधारण बोलचाल की भाषा में कि भौतिक वस्तुओं जैसे मकान, खेत, साइकिल, यंत्र आदि के उपयोग के प्रतिफल स्वरूप उसके स्वामी को दिया जाता है, वो भुगतान है। लेकिन अर्थशास्त्र में लगान शब्द का विशिष्ट अर्थ है। अब हम लगान की यानी रेंट की कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और आधुनिक अर्थशास्त्री मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दी। तो सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो परिभाषा रेंट की दी है वो हम जो देखेंगे, जिसका हम अध्ययन करेंगे, वो है रिकार्डो की। तो रिकार्डो कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लगान की परिभाषा का अध्ययन करेंगे जो रिकार्डो ने दी है। उन्होंने कहा है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। यानी अंग्रेजी में रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज paid to the landlord for the use of original and indestructible powers of the soil. लगान हिंदी में रिकार्डो, लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। Rent is that portion of the produce of earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil. अब हम विद्यार्थियों दूसरी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लगान की दूसरी परिभाषा जो कि मार्शल ने दी है उसका अध्ययन करेंगे। मार्शल ने कहा है भूमि तथा प्रकृति दत्त अन्य निःशुल्क उपहारों के स्वामित्व से जो आय प्राप्त होती है सामान्यतः उसे लगान कहते हैं। यानी भूमि तथा प्रकृति दत्त अन्य निःशुल्क उपहारों के स्वामित्व से जो आय प्राप्त होती है सामान्यतः उसे लगान कहते हैं। भूमि तथा प्रकृति दत्त अन्य निःशुल्क उपहारों के स्वामित्व से जो आय प्राप्त होती है सामान्यतः
उसे लगान कहते हैं, मार्शल कहते हैं अंग्रेजी में, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द लैंड and other free gifts of nature is commonly called rent. The income derived from the ownership of the land and other free gifts of nature is commonly called rent. प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान की परिभाषाएं देखेंगे। डेफिनेशंस ऑफ रेंट एज गिवन बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। आधुनिक अर्थशास्त्री लगान को केवल भूमि की ही विशेषता नहीं मानते, बल्कि वे उत्पादन के प्रत्येक साधन को लगान प्राप्त होना स्वीकार करते हैं। इसमें पहली परिभाषा जॉन रॉबिन्सन की है। उन्होंने कहा, इंग्लिश में परिभाषा है, द एसेंस ऑफ द कंसेप्शन ऑफ रेंट is the conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production. Yani, the essence of the conception of rent is the conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and above the minimum earning necessary to induce it to do its work. ये परिभाषा है जॉन रॉबिन्सन की। उन्होंने कहा, the essence of the conception of rent is the conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and above the minimum earning necessary to induce it to do its work. विद्यार्थियों, जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा अगर हम हिंदी में देखें तो जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि लगान के विचार का सार वह बचत है जो कि एक साधन की इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि साधन को अपने वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों की परिभाषा के अंतर्गत आता है। जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा के अनुसार लगान के विचार का सार वह बचत है जो कि एक साधन की इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि साधन को अपने वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये थी जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा। लगान के विचार का सार वह बचत है जो कि एक साधन की इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि साधन को अपने वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब विद्यार्थियों, हम दूसरी परिभाषा देखेंगे। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि बोल्डिंग की परिभाषा लगान की उन्होंने जो दी है वो क्या है। बोल्डिंग के अनुसार लगान की परिभाषा क्या है। बोल्डिंग ने परिभाषा लगान की दी है। उन्होंने कहा, आर्थिक लगान वह भुगतान है जो किसी संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है और यह उस न्यूनतम रकम से अधिक होती है जो कि साधन विशेष को इसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।
यानी आर्थिक लगान वह भुगतान है जो किसी संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है और यह उस न्यूनतम रकम से अधिक होती है जो कि साधन विशेष को इसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये बोल्डिंग की परिभाषा है। तो उन्होंने ये कहा कि आर्थिक लगान वह भुगतान है जो किसी संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है और यह उस न्यूनतम रकम से अधिक होती है जो कि साधन विशेष को इसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो यह बोल्डिंग की परिभाषा हिंदी में। विद्यार्थियों, अगर हम बोल्डिंग की परिभाषा का अंग्रेजी में अध्ययन करें तो हम देखेंगे बोल्डिंग ने कहा Economic rent may be defined as any payment to a unit of a factor of production in an industry in equilibrium which is in excess of minimum amounts necessary to keep that factor in its present occupation. बोल्डिंग के अनुसार economic rent may be defined as any payment to a unit of a factor of production in an industry in equilibrium which is in excess of minimum amount necessary to keep that factor in its present occupation. Economic rent may be defined as any payment to a unit of a factor of production in an industry in equilibrium which is in excess of minimum amount necessary to keep that factor in its present occupation. इस प्रकार ये बोल्डिंग की डेफिनेशन थी। विद्यार्थियों, अब हम बेनहम की परिभाषा देखेंगे जो उन्होंने लगान की दी, उनकी डेफिनेशन जो उन्होंने रेंट की दी। बेनहम के अनुसार इन जनरल द एक्सेस ऑफ व्हाट एनी यूनिट गेट्स ओवर इट्स ट्रांसफर अर्निंग्स is of the nature of rent. In general, the excess of what any unit gets over its transfer earnings is of the nature of rent. उनके अनुसार in general, the excess of what any unit gets over its transfer earnings is of the nature of rent. हिंदी में बेनहम के अनुसार उत्पादन की कोई इकाई अपनी हस्तांतरण आय से अधिक जो कुछ प्राप्त करती है वह साधारणतः लगान की प्रकृति की होती है। यानी उत्पादन की कोई इकाई अपनी हस्तांतरण आय से अधिक जो कुछ प्राप्त करती है वह साधारणतः लगान की प्रकृति की होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने अब हम टाइप्स ऑफ रेंट पर चर्चा करेंगे, लगान के प्रकार। लगान के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेंट। तो पहला प्रकार यहां पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेंट में लगान के प्रकार। पहला होता है कुल लगान यानी ग्रॉस रेंट। विद्यार्थियों, एक कृषक अथवा किराएदार द्वारा जो भुगतान भूमिपति अथवा मालिक को किया जाता है वह कुल लगान कहलाता है। कुल लगान में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? पहला, केवल भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया भुगतान अथवा आर्थिक लगान। केवल भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया भुगतान अर्थात आर्थिक लगान। दूसरा, भूमि पर बनाए गए कुएं, पानी की नालियां, मेंढ आदि पर व्यय की गई पूंजी का ब्याज। यानी भूमि पर बनाए गए कुएं, पानी की नालियां, मेंढ आदि पर व्यय की गई पूंजी का ब्याज। दूसरा, भूमिपति द्वारा भूमि सुधार तथा उन्नति के लिए किए गए व्यय से संबंधित जोखिम का पुरस्कार। यानी भूमिपति द्वारा भूमि सुधार तथा उन्नति के लिए किए गए व्यय से संबंधित जोखिम का पुरस्कार। और चौथा,
भूमिपतियों द्वारा भूमि की देखरेख तथा प्रबंधन पर व्यय। तो ये 4 चीजें कुल लगान में शामिल होती हैं। यानी पहला, केवल भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया भुगतान अर्थात आर्थिक लगान। दूसरा, भूमि पर बनाए गए कुएं, पानी की नालियां, मेंढ आदि पर व्यय की गई पूंजी का ब्याज। तीसरा, भूमिपति द्वारा भूमि सुधार तथा उन्नति के लिए किए गए व्यय से संबंधित जोखिम का पुरस्कार। और चौथा, भूमिपतियों द्वारा भूमि की देखरेख तथा प्रबंध पर व्यय। दूसरा प्रकार होता है यहां पे विद्यार्थियों आर्थिक लगान। यानी इकोनॉमिक रेंट। आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है और यह केवल वह पुरस्कार होता है जो केवल भूमि के प्रयोग के लिए दिया जाता है। आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है और यह केवल वह पुरस्कार होता है जो केवल भूमि के प्रयोग के लिए दिया जाता है। इसमें अन्य तत्वों के लिए भुगतान सम्मिलित नहीं होता है। यानी आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है और यह केवल वह पुरस्कार होता है जो केवल भूमि के प्रयोग के लिए दिया जाता है। इसमें अन्य तत्वों के लिए भुगतान सम्मिलित नहीं होता है। रिकार्डो के अनुसार लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। रिकार्डो के अनुसार लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन का प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन का प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह हुआ आर्थिक लगान। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार है यहां पे ठेके का लगान। अथवा प्रसंविदा लगान। यानी कॉन्ट्रैक्ट रेंट। ठेके का लगान अथवा प्रसंविदा लगान वह लगान है जो भूमिपति और कृषक के मध्य पारस्परिक ठेके अथवा समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठेके का लगान आर्थिक लगान से अधिक, कम अथवा उसके बराबर हो सकता है। यह भूमि की पूर्ति की तुलना में भूमि की मांग अधिक होने पर आर्थिक लगान से अधिक निर्धारित होता है, जबकि भूमि की पूर्ति अधिक होने पर यह आर्थिक लगान से कम भी निर्धारित हो सकता है। अब आर्थिक लगान तथा ठेके के लगान में अंतर क्या है? तो पहला, आर्थिक लगान का निर्धारण कैसे होता है? रिकार्डो के अनुसार आर्थिक लगान का लगान का जो निर्धारण है वो कैसे होता है? जो ठेके का लगान है, ठेके का लगान भूस्वामी तथा काश्तकार के मध्य मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन आर्थिक लगान कैसे निर्धारित होता है? अगर हम रिकार्डो की बात माने तो रिकार्डो कहते हैं कि लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों के निर्धारण में क्या अंतर है। दूसरा, आर्थिक लगान सीमांत भूमि की उपज बढ़ने पर घट जाता है तथा सीमांत भूमि की उपज घट जाने पर बढ़ जाता है। यानी
अगर सीमांत भूमि की उपज बढ़ जाती है तो आर्थिक लगान घट जाता है, और अगर सीमांत भूमि की उपज घट जाती है तो ही आर्थिक लगान बढ़ जाता है। लेकिन ठेके के लगान पर सीमांत भूमि की उपज में परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठेके के लगान में पर सीमांत भूमि की उपज में परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा अंतर क्या है? आर्थिक लगान में अत्यधिक लगान की स्थिति नहीं आती है, जबकि ठेके का लगान भूमि की मांग अधिक होने पर आर्थिक लगान से बहुत ऊंचा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में कृषकों का शोषण होता है। यानी आर्थिक लगान में अत्यधिक लगान की स्थिति नहीं आती, जबकि ठेके का लगान भूमि की मांग अधिक होने पर आर्थिक लगान से बहुत ऊंचा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में कृषकों का शोषण होता है। चौथा, आर्थिक लगान भूमि के विभिन्न टुकड़ों की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए यह पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इसमें अनिश्चितता का तत्व रहता है, जबकि ठेके का लगान कृषक तथा भूमिपति के बीच पारस्परिक समझौते द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, इसलिए इसमें अनिश्चितता का तत्व नहीं होता है। ठेके का लगान कृषक तथा भूमिपति के बीच पारस्परिक समझौते द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, इसलिए इसमें अनिश्चितता का तत्व नहीं होता है। पांचवा अंतर क्या है? आर्थिक लगान एक सैद्धांतिक एवं काल्पनिक धारणा है, जबकि ठेके का लगान एक व्यवहारिक धारणा है तथा यह वास्तव में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने 5 प्रकार के अंतर आर्थिक लगान तथा ठेके के लगान में देखे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने देखा कि लगान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, और लगान के प्रकार क्या है, और ठेके के लगान तथा आर्थिक लगान में क्या अंतर है। आज की लेक्चर में विद्यार्थी इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।